इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में कई सारी फिल्में बनाई जाती हैं। अगर इंडिया में 10 लाख फिल्में बनती होंगी तो उस 10 लाख फिल्मों में से मात्र 100 फिल्में देखने लायक होंगी, जो वाकई में एंटरटेनिंग होगी और एजुकेशनल होगी, जो आपको वाकई में लगेगा कि आपने जो पैसा खर्च किया है फिल्म देखने पर, जो अपना समय बर्बाद किया है, उस समय का आपने सदुपयोग किया है। वरना ये फिल्मों में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारी, ये नहीं बोलते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, इंडिया की जो फिल्में हैं, वो दूसरे देशों की नकल करते हैं। घिसे पिटे डायलॉग्स, दूसरी फिल्मों की नकल करना, बिना बात के फिल्मों में गाने डालना, बिना बात के फिल्मों को खींचना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स पर व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, आखिर इंडियन फिल्म्स के साथ बुरा क्या है, क्या माजरा है, क्या मामला है, उसी पर बात करते हुए सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया ये एस्से है। बहुत ही अच्छा एस्से है। मैं आप लोगों को टॉप 20 कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा, जो आप लोग देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ फिल्म देख करके मैं निकला हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट करके निकला हूँ। जैसे कि इन्हीं की एक फिल्म है जिसका नाम है पाथेर पंचाली, जिसका जो बंगाली फिल्म है। मदर इंडिया हिंदी फिल्म है। शोले, मुगले आजम, दो बीघा जमीन, नया दौर, लगान, ये सब हिंदी फिल्में हैं। उसके बाद प्रतिद्वंदी, ये बंगाली फिल्म है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नायक जो तमिल फिल्म है। 3 इडियट्स हिंदी फिल्म है। बाजीराव मस्तानी, गाइड, क्वीन, गोलमाल, जाने भी दो यारो, मसान, ये सब हिंदी फिल्में हैं। अनबे शिवम, ये तमिल फिल्म है। 12th फेल हिंदी फिल्म है, हाल ही में रिलीज हुआ था। और दंगल, ये सारी फिल्में जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि कुछ ये मैंने टॉप, ऐसी बात नहीं है कि अच्छी फिल्में नहीं है, अच्छी फिल्में हैं, लेकिन वही बात है कि अगर 10 लाख फिल्म बनती होगी तो उसमें 100 फिल्में जो हैं वो देखने लायक होंगी। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है इंडियन फिल्म्स के साथ, ये सत्यजीत रे ने लिखा है। और किस प्रकार इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सच्चे अर्थ में लोगों को एंटरटेन कर सकती है, और किस प्रकार से लोगों को फिल्म बनाना चाहिए, फिल्म मेकर्स को, उस पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं। तो चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th में ये चैप्टर दिया गया है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। सत्यजीत रे, बॉर्न ऑन May 2, 1921, 2 मई 1921, 1921 को इनका जन्म हुआ था। वॉज वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया, वे इंडिया के जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। फॉर हिज टैलेंट, अपने टैलेंट के लिए। और किस चीज़ में इनका टैलेंट है? इन फिल्म मेकिंग में, फिल्म बनाने में। एंड डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर का जो काम होता है, ये एक डायरेक्टर थे। उस फिल्म मेकिंग में और डायरेक्शन में जो इनका टैलेंट था, इसकी वजह से इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी पहचान मिली थी। बेस्ट नोन, इनको जो सबसे अच्छा जाना जाता है, इनको किन फिल्मों की वजह से? फॉर हिज पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी, ये इनकी कुछ फिल्में हैं। ही वोन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, जो वेनिस में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अवार्ड्स भी जीते थे। कैन्स एंड बर्लिन, कैन्स में और बर्लिन में भी इन्होंने अवार्ड्स जीते थे अपनी फिल्मों की वजह से। अब तो बहुत ही कम फिल्में जाती हैं जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है, बहुत ही कम फिल्में, क्योंकि आजकल की फिल्में जो हैं वो पैसा कमाने के को ध्यान में रख करके बनाते हैं, वो मास को ध्यान में रख करके बनाते हैं कि किस प्रकार लोग जो हैं वो थिएटर में आए, एकदम भद्दे भद्दे डायलॉग्स, बस आजकल के ट्रेंड को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ही वोन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, हाँ ठीक है। रे यूज्ड टू कंपोज्ड म्यूजिक, ये यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक, ये म्यूजिक भी कंपोज किया करते थे। यूज्ड टू का मतलब कोई चीज़ करना, ठीक है। रे यूज्ड टू, ये किया करते थे, क्या किया करते थे? कंपोज म्यूजिक, म्यूजिक भी कंपोज करते थे, म्यूजिक भी बनाते थे। फॉर हिज ओन फिल्म्स, लेकिन सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए। ही वॉज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, वो एक स्टोरी राइटर भी थे, ये कहानियाँ भी लिखते थे। इलस्ट्रेटर, ये एक चित्रकार भी थे, चित्र भी बनाते थे। एंड बुक डिज़ाइनर, और ये बुक डिज़ाइनर भी थे।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो उसने कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री, इनको एक सम्मानित डॉक्टरेट डिग्री जो होती है, डॉक्टरेट की डिग्री इनको प्रदान किया था, कन्फर्ड किया था, मतलब दिया था। किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। एन ऑनर, एक ऐसा सम्मान विच वेरी फ्यू पीपल, जो बहुत ही कम लोग, हैव रिसीव्ड, बहुत ही कम लोगों को जो सम्मान मिला है वो इनको भी मिला है। इन द प्रेजेंट एसे, इस प्रेजेंट एसे में जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, टेकन फ्रॉम हिज बुक, ये ली गई है उन्हीं की किताब से, जिस किताब का नाम है, जिस बुक का नाम है आवर फिल्म्स दियर फिल्म्स, हमारी फिल्में और उनकी फिल्में। किन की फिल्में? दूसरे देशों की फिल्में। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, वे हमारी फिल्मों का जो नेचर है, जो प्रकृति है, किस प्रकार फिल्में बनाई जाती हैं उस वक्त, जिस वक्त ये थे उस वक्त, और हालांकि बहुत कुछ बदला नहीं है, अभी भी उसी ढर्रे पर लोग चल रहे हैं। तो उस फिल्म मेकिंग का जो नेचर है उसको ये एग्जामिन करते हैं, उसको ये ध्यान से देखते हैं। एंड पॉइंट्स आउट, और इंगित करते हैं, बताते हैं दियर डिफेक्ट्स, कि उनमें क्या क्या खामियां हैं हमारी फिल्मों में। ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, वो हमारी फिल्म मेकिंग की जो क्वालिटी है उसके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है, बहुत ही ज़्यादा आलोचनाएं करते हैं हमारे देश की जो फिल्म मेकिंग है, जो फिल्म बनाने का जो तरीका है, और जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्टर जिस प्रकार से डायरेक्ट करते हैं फिल्मों को, एज वेल एज कंटेंट, और यहाँ के फिल्मों की जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब जो फिल्म का जो मूल भाव होता है, जो फिल्म का जो सब्जेक्ट होता है, वो कंटेंट, उसमें जो खामियां हैं, उसमें जो डिफेक्ट्स हैं, उसको ये पॉइंट आउट करते हैं। तो ये क्या क्या खामियां ये बताते हैं, चलिए देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का जो सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट, बहुत सारी सिग्निफिकेंट फेनोमेना हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण और फेनोमेना का मतलब घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है वो कौन सी घटना है हमारे समय में, वो ये है, हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा, सिनेमा का जो विकास हुआ है हमारे इधर, हमारे देश में, फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। एक जो टर्न ऑफ द सेंचुरी है, मतलब शताब्दी की जो शुरुआत है, जो शताब्दी की, जो 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी, उसी में एक मैकेनिकल टॉय, एक यांत्रिक खिलौने को किस चीज़ में बदल दिया गया है, इनटू द कंट्रीज सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। इस शताब्दी के सबसे ज़्यादा पोटेंट मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल आर्ट और बहुमुखी कला के रूप में। बहुमुखी, वर्सेटाइल आर्ट मतलब ऐसी कला जो सभी कलाओं को शरण देती है। फिल्मों में सभी कलाओं का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, संगीत का, उसके बाद चित्रकारी का, पेंटिंग्स का, ड्राइंग का, उसके बाद डांसिंग का, हर कलाओं को उसमें हर कलाओं को बढ़ावा मिलता है फिल्मों की वजह से। तो ये जो बहुत बड़ा जो वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म है, जो सबसे मोस्ट पोटेंट है, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसमें हमने एक साधारण से खिलौने को, जो कैमरा होता है, इसको हमने सदी के सबसे बड़े ताकतवर, शक्तिशाली और वर्सेटाइल आर्ट के फॉर्म में हम लोगों ने इसको बदल दिया है सदी के शुरुआत में ही। अ टर्न ऑफ द सेंचुरी। टुडे, आज, द सिनेमा कमांड्स, सिनेमा को मिला है, कमांड्स द रिस्पेक्ट, सिनेमा को सम्मान मिला है। क्या? अकॉर्डेड, अकॉर्डेड का मतलब होता है प्रदान किया गया, दिया गया। अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एनी अदर, किसी दूसरे जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के जो फॉर्म है, रचनात्मक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन मतलब रचनात्मक जो अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति है, लोग अपनी कला या विचारों को जो दूसरे माध्यमों से जो व्यक्त करते हैं, उसी को सिनेमा के द्वारा जो व्यक्त किया जाता है। तो ये जो आर्ट, ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है, कोई भी फॉर्म, कोई भी रूप, अपने अंदर की कला को व्यक्त करने का कोई भी रूप है, उन सभी से ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो सिनेमा कमांड करती है, सिनेमा को मिला है। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स,
इसमें बहुत सारे मेजर्स कंबाइंस हैं, इसमें बहुत सारे तत्वों का मिश्रण कंबाइन किया जाता है, बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है सिनेमा। द फंक्शंस ऑफ पोएट्री, कविताओं का फंक्शन, मतलब इसमें कविताओं का मिश्रण है, ये सिनेमा में कविताएं होती हैं। म्यूजिक होता है, पेंटिंग होता है, ड्रामा होता है। आर्किटेक्चर मतलब जो रूपरेखा होती है, जो वास्तुकला होती है, जो जैसे घर बनाया जाता है तो देखिएगा कितना बड़ा बड़ा, कितना आलीशान महल सब होता है, घर वगैरह होता है। वो सब जरूरी नहीं कि ओरिजिनल ही होता है, ओरिजिनल भी होता है, लेकिन उसको बनाया भी जाता है। वो पेपर, वो जो कोयला होता है वाइट वाइट करके, जिसको आप फाइट से मारिएगा तो टूट जाएगा, तो उससे वो बनाया जाता है, फोम से बनाया जाता है घर, ठीक है। एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, और ये जो सिनेमा है वो बाकी के आर्ट्स का ये क्या है, होस्ट है। होस्ट मतलब ये उसको बुलाता है अपने यहाँ। मेजर एंड माइनर, चाहे वो बहुत बड़ा आर्ट हो या फिर बहुत ही छोटा आर्ट हो। इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, साइंस का जो कोल्ड लॉजिक है, ऐसे ऐसे लॉजिक जो अच्छे नहीं है, उसको भी ये कंबाइन कर लेता है सिनेमा। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, और आश्चर्यजनक ढंग से बहुत ही अर्ली, बहुत ही सवेरे इंडिया ने फिल्म प्रोडक्शन शुरू कर दिया। फिल्म बनानी इंडिया ने बहुत पहले शुरू कर दी। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907, और पहली जो शॉर्ट फिल्म थी, जो छोटी फिल्म थी, वो 1907 में प्रोड्यूस की गई, बनाई गई। एंड द फर्स्ट फीचर फिल्म, फीचर फिल्म का मतलब होता है जो पूरी लंबाई की फिल्म होती है, 2-3 घंटे की जो फिल्म होती है, 4 घंटे की, वो 1913 में बनाई गई। बाय द 20s मतलब 20वीं शताब्दी में इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। 20वीं शताब्दी में ही, मतलब 1900 ईस्वी के बाद ही, 1913 में तो पहला फीचर फिल्म बना था, और उसी 1900 से 2000 के बीच में ही इसको एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में ये इसने पहचान पा लिया था, पहुंच गया था, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया था बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा। बॉलीवुड ही नहीं, बहुत सारा टॉलीवुड है, जॉलीवुड है, बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज में अपना अपना वुड है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट, इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड, दुनिया को ये कहना आसान है कि दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में जो फिल्म का प्रोडक्शन होता है, फिल्में बनाई जाती हैं, इज़ क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, ये हॉलीवुड से, हॉलीवुड के बाद ये दूसरे नंबर पे है। क्वानिटेटिवली ये जो है इंडियन फिल्म का जो बिजनेस है वो हॉलीवुड के बाद सेकेंड नंबर पर आता है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इसको, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी आप लोगों को पता होगा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, संख्या, फिल्मों की संख्याएं, तो उसी क्वांटिटी से बना है क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली मात्रा, फिल्मों की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो हॉलीवुड के बाद सेकेंड नंबर पर बॉलीवुड, इंडिया की फिल्में आती हैं। फॉर दैट इज अ स्टैटिकल फैक्ट, और इसके लिए किस वजह से, स्टैटिकल फैक्ट की वजह से, संख्याओं के आधार पर। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, क्या इसकी क्वालिटी के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है कि हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर इंडियन फिल्में आती हैं? नहीं कहा जा सकता। वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रोड, विदेशों में हमारी फिल्में क्यों नहीं दिखाई जाती? इज इट सोलेली बिकॉज, क्या इसलिए कि ये जो है इंडिया की फिल्में, क्योंकि इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, इंडिया जो है वो केवल अपने प्रोडक्ट्स का एक पोटेंशियल मार्केट है, अपने प्रोडक्ट के लिए ही, अपने लोगों के लिए ही ये फिल्में बनाता है। और आरवी, या फिर ये बोल सकते हैं कि इंडिया में जो कलाएं हैं, इंडिया का जो म्यूज़िक है, इंडिया की जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो जगह हैं, जो जगह है जहाँ पर फिल्म शूट हो सकती है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया के जो गांव हैं, या फिर जो कुछ भी जिसके आधार पर इंडिया के जो लोग हैं, जो कुछ भी है, वो केवल इंडिया में ही चल सकता है, इंडिया का ही प्रोडक्ट है। और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स, या फिर हम लोग केवल अपने फिल्मों को लेकर शर्मिंदा है, हम अच्छी फिल्म नहीं बना पाते, इसलिए हम लोगों की फिल्म विदेशों में नहीं दिखाई जाती। टू एनीवन, कोई भी इंसान जो फिल्में देखता है, फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स,
जो सबसे अच्छी जो फॉरेन विदेशी फिल्में देखता है और जो इंडिया की फिल्में भी देखता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड का, एक ही स्टैंडर्ड की फिल्में जो इंडिया की फिल्में भी होती हैं और फॉरेन की फिल्में भी होती हैं। कॉमेडी ले लीजिए, एक्शन ले लीजिए, तो एक इंडिया का एक्शन फिल्म देखिए और एक हॉलीवुड का एक्शन फिल्म देखिए। तो कोई भी इंसान जिसने ये दोनों फिल्में देखी होगी, द आंसर्स मस्ट कम इजीली, उसको ये उत्तर तुरंत पता चल जाएगा कि हमारी फिल्मों में क्या प्रॉब्लम है, हमारी फिल्मों की क्वालिटी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। लेट अस फेस द ट्रूथ, आइए हम लोग सच्चाई का सामना करें। देयर हैज़ येट बीन नो इंडियन फिल्म, ऐसी कोई भी इंडियन फिल्म नहीं है विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, जिसको सभी काउंट्स पर, सभी दृष्टिकोण से जिसको अक्लेम किया गया हो, सराहा गया हो, बड़ाई की गई हो। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, जबकि दूसरे देशों ने ये चीज़ें अचीव कर ली है, जिसको पूरी दुनिया में सराहना मिली है, अक्लेम्ड मिला है। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, हम लोगों ने केवल प्रयास किया है, एंड दैट टू, और वो प्रयास भी नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने प्रयास किया है अच्छी फिल्में बनाने का, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ न किया गया हो, और ईमानदारी के साथ किया भी गया हो तो आगे ये कहते हैं कि नो डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, ये जो मैच्योरिटी का ये जो कमी है फिल्म बनाने में, जो एक्सपर्टनेस जो आता है, जो जिसमें लोग एकदम पारंगत हो जाते हैं, उसकी जो कमी होती है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से, कई सारे सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे तथ्यों की वजह से ये मैच्योरिटी में कमी आती है, फिल्में अच्छी नहीं बन पाती हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं फिल्मों में, विल टेल यू, वो आपको बताएंगे किसके बारे में? ये जो मिस्टीरियस एंटिटी है, ये जो मिस्टीरियस, जो रहस्यमयी जो इकाई है, कौन सी इकाई? द मास। मास मतलब ढेर सारे लोग जो टिकट लगा के फिल्म देखने के लिए आएंगे। तो प्रोड्यूसर क्या कहते हैं कि ऐसी फिल्में ही बनाओ जिसमें लोग जमा हो, और अच्छी फिल्में अगर बनाई जाए तो उसमें लोग ज़्यादा जमा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसी फिल्में बनाओ, ऐसे ऐसे डायलॉग्स दो, ऐसे ऐसे सीन दो, जिसकी वजह से, अब वो सीन गंदे भी हो सकते हैं, डायलॉग्स एकदम हल्का डायलॉग्स भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा फिल्मों में कितने बेकार घिसे पीटे डायलॉग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, ये क्या डायलॉग हुआ? तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको जो मिस्टीरियस एंटिटी है मास, उसके बारे में आपको बताएंगे, आम लोगों के बारे में, भीड़ के बारे में। विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, जो इन सभी चीज़ों की वजह से ये लोग पैसा लगाते हैं। द टेक्नीशियंस, और टेक्नीशियंस किस चीज़ को ब्लेम करेंगे, किस चीज़ पर दोष लगाएंगे? विल ब्लेम द टूल्स, वे लोग बताएंगे कि हमारे पास तो वो टूल्स ही नहीं है, हमारे पास तो वो कैमरे ही नहीं है। एंड द डायरेक्टर, और जो डायरेक्टर है, विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स, उन लोगों के पास, डायरेक्टर्स विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड। डायरेक्टर बोलेगा कि उसके दिमाग में तो बहुत सारे वंडरफुल थिंग्स थे, बहुत सारे आश्चर्यजनक चीज़ें थी कि वो ये कर सकता था, वो कर सकता था, बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। लेकिन कंडीशंस की वजह से, उसको परिस्थितियों की वजह से उसको वैसा माहौल नहीं मिला, वैसा जगह नहीं मिला, जिसकी वजह से, या फिर फिल्म बनाने में कोई ऐसा कंडीशन हो गया हो जिसकी वजह से वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर सका, अच्छे से डायरेक्ट नहीं कर सका। वो बोलेगा क्या, मैं तो पहाड़ों में शूट करना चाहता था, नहीं हो पाया, क्या करता? विदेश में जाना चाहता था, विदेश में आप किसी भी देश में जाओ, जो भी आपको स्थलाकृति, जो भी आपको लैंडस्केप चाहिए वो इंडिया में मौजूद है। इंडिया में हर प्रकार का आपको नदी, तालाब, जंगल, पहाड़, सब कुछ आपको, झरना, सब कुछ मिल जाएगा आपको आइलैंड मिल जाएगा, आपको बीच मिल जाएगा, आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, क्या नहीं है इंडिया में। उसके बावजूद ये लोग बोलेंगे डायरेक्टर्स कि हमें कुछ कंडीशंस थे जिसकी वजह से हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए। टेक्नीशियंस बोलेंगे हमारे पास ऐसे टूल्स ही नहीं है, ऐसे यंत्र ही नहीं है जिसकी वजह से हम बना पाए। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बोलेंगे कि ये जो मास है,
यही फिल्म देखने के लिए नहीं आया, लोग ही नहीं आए, या फिर वो पैसा भी लगाते हैं तो ऐसी फिल्मों पर लगाते हैं जिसको देखने के लिए लोग आए। वो बोलेंगे जो पैसा लगा भी दिया और लोग भी नहीं आए, भीड़ ही नहीं जुटा, टिकट ही नहीं बिका, तो फिर ऐसी फिल्मों पर हम पैसा क्यों लगाएंगे। तो वे लोग इसकी वजह से वे लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। इन इंडिया इट वुड सीम दैट, इंडिया में ये दिखेगा आपको कि द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वॉज जनरली मिसअंडरस्टूड। कि इंडिया में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ए कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न है एग्जिस्टिंग इन टाइम, इस वक्त जिस वक्त ये लिख रहे थे उस समय, उस वक्त में, उस समय में, वर्तमान समय में, एग्जिस्टिंग इन टाइम, इस वर्तमान समय में जो कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न है, जो कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न का मतलब, कोहेरेंट मतलब होता है संगत, जो मेल खाए, और स्पष्ट, संगत जो मेल खाए उस जमाने से, उस समय से, और जो स्पष्ट है, जो क्लियर हो, उसको कहते हैं कोहेरेंट। और ड्रामेटिक पैटर्न मतलब जो नाटकीय संरचना होती है, फिल्म भी एक प्रकार का नाटक ही होता है, तो फिल्म का जो एक स्पष्ट, एक संगत, जो समय से मेल खाए, उस लोगों की सोच से मेल खाए, उस प्रकार का जो कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न है, उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा विचार, जो मूल विचार है। अभी जैसे हम लोग देखिए, हम लोग किस परिस्थिति में है, तो अभी के वर्तमान परिस्थिति में जो लोगों की समस्याएं हैं, या लोगों में जिस प्रकार से लोग खुश होते हैं, जिस वजह से लोग दुखी होते हैं, पहले जो लोग दुखी होते थे आज से 100 साल पहले, वो अन्य वजहों से दुखी होते थे और अन्य वजहों से खुश होते थे, और आज जो है वो अन्य वजहों से लड़ाई होती है, वो वजह बदल चुकी है। तो आजकल के ज़माने का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिल्म का, नाटक का, वो जनरली मिसअंडरस्टूड, वो सामान्यतया उन लोगों से चूक गया, वे लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। इस समय में वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोगों का डिमांड क्या है, लोग देखना क्या चाह रहे हैं। ऑफन बाय अ क्वेयर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, जो क्वेयर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है, मतलब रीजनिंग का मतलब होता है तर्क करना। ये जो तर्क करने का ये जो विचित्र प्रक्रिया है, क्वेयर प्रोसेसिंग, विचित्र तरीका, अलग तरीके से लोग तर्क करते हैं, सोचते हैं। मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद मेलोड्रामा। और वो किस प्रकार से तर्क करते हैं? मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन। जो मूवमेंट है, जो फिल्में जो बढ़ती हैं, फिल्म जब स्टार्ट होता है, वो जो आगे बढ़ती है, वो किस चीज़ से इक्वेट करके बढ़ती है, किस चीज़ से तुलना करके बढ़ती है? या तो एक्शन, पूरी फिल्म में एक्शन ही खाली एक्शन, मार पीट, ये वो, फाइटा चलेगा, या फिर एक्शन विद मेलोड्रामा, या फिर एक्शन भी होगा और मेलोड्रामा का मतलब होता है, मतलब अत्यधिक एकदम भावनात्मक जो प्रस्तुति होती है, एकदम रोना धोना, एकदम ये सब चलेगा। तो ये सब जो है वो बिना मतलब का चलता रहता है फिल्मों में। द एनोलॉजी विद म्यूज़िक, और म्यूज़िक के साथ जो एनोलॉजी है, मतलब म्यूज़िक जो उसमें डाला जाता है फिल्मों में, फेल्ड इन आवर केस, ये हमारे केस में फेल हो जाता है। हमारी फिल्मों में म्यूज़िक जो डाला जाता है, वो फिल्म कुछ है, सीन कुछ है, और म्यूज़िक बिना मतलब का डाल दिया गया कोई और म्यूज़िक। बिकॉज इंडियन म्यूज़िक इज़ लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, और इंडिया का जो म्यूज़िक है वो इम्प्रोवाइजेशनल है। मतलब इंडिया की फिल्मों में जो म्यूज़िक डाला जाता है, वो फिल्में बनाते बनाते समझ में आता है, अच्छा ये म्यूज़िक डाला है, चलो डाल दो, ये अच्छा लग रहा है, चलो डाल दो। जब फिल्म बन रही है तब म्यूज़िक को इम्प्रोवाइज कर दिया जाता है, उस फिल्म के हिसाब से म्यूज़िक फिल्म बनाते बनाते म्यूज़िक डाला जाता है। इन सब वजहों से ये जो फिल्म है वो बोरिंग और बेकार हो जाती है। हीरो की एंट्री हुई तो एक सॉन्ग, एक म्यूज़िक, उसके बाद हीरोइन की एंट्री हुई तब एक गाना, हीरो ने हीरोइन को देखा तब गाना, हीरोइन ने हीरो को देखा तब गाना, उसके बाद दोनों मिले तब गाना, झगड़ा हो गया तब गाना, जुदाई हो गई तब गाना, फैमिली से मिले तब गाना। बार बार ये गाना का जो रिपीटेशन होता है, ये म्यूज़िक को फेल कर देता है। बिना मतलब का म्यूज़िक फिल्म को खींचा जाता है 3 घंटे, 3.5 घंटे तक। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज़ हैड इट्स रिपरक्यूशन ऑन द इंडियन फिल्म्स। ऑलमोस्ट, लगभग, जो एवरी पासिंग फेज़ है अमेरिकन सिनेमा का, जो हर एक अमेरिकन सिनेमा जो अपना फेज़ पास करती है,
एक फेज़ होता है, एक जमाना होता है। जैसे कुछ वर्षों तक, जैसे 2 साल 4 साल 5 साल तक एक तरह की फिल्में चलती हैं, फिर 5 साल के बाद फेज़ बदल जाता है, दूसरे तरह की फिल्में चलती हैं, फिर 5 साल के बाद फिर फेज़ बदल जाता है। तो ये जो अमेरिकन सिनेमा का जो एवरी पासिंग फेज़ है, इसका हैज़ हैड इट्स रिपरक्यूशन, इसका एक रिपरक्यूशन हुआ है, इसका प्रभाव हुआ है किस पर? इंडियन फिल्म्स पर। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस, और हॉलीवुड के सक्सेस को देख करके यहाँ पर स्टोरीज लिखी जाती हैं। अच्छा, हॉलीवुड में ये स्टोरी सक्सेस हुई, ये फिल्म सक्सेस हो गई, वो फिल्म सक्सेस हो गई, वो फेज़ बीत गया। उनका जो फेज़ था 4-5 साल का, वो फेज़ उन्होंने बिता लिया। अब 4-5 साल 10 साल के बाद इन लोगों को समझ में आया, अच्छा चलो इस पे फिल्म बनाते हैं, क्योंकि ये फिल्म वहाँ पर, ये स्टोरी हॉलीवुड में हिट हुई थी, तो उसी के आधार पर यहाँ पर हॉलीवुड के सक्सेस के आधार पर यहाँ पर स्टोरीज लिखी जाती हैं। तो फिल्म बनाते बनाते 5 साल 10 साल बीत जाता है, तो वो फेज़ ही बीत जाता है, तो फिल्म क्या चलेगी। एंड द क्लिचेज प्रिजर्व्ड विद केयर, और जो क्लिचेज है, जो घिसे पिटे जुमले होते हैं, उसको फिल्मों में डाल दिया जाता है। इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन, कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्टोरी है, जो कहानी होती है, वो वाकई में इंडियन कहानी होती है, हॉलीवुड की कहानी नहीं होती है, लेकिन द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ रिवील्ड एन इर्रिप्रेसिबल पेंचेंट, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक डाल दिया जाता है, वो कैसा म्यूजिक डाल दिया जाता है, जो एकदम आपके इंटरेस्ट पर चढ़ेगा ही नहीं। बार बार खास प्रकार का म्यूजिक डाला जाता है हर फिल्मों में, ऐसी म्यूजिक डाली जाती है जो आपकी रुचि पर ही नहीं चढ़ेगी, अच्छा ही नहीं लगेगा, तो उसी को कहते हैं इरिप्रेसिबल पेंजेंट। फॉर द जैज इडियम, जैज इडियम जो है वो संगीत की एक शैली है, एक अलग प्रकार का संगीत डाल दिया जाता है। इट शुड बी रियलाइज्ड दैट, ये महसूस किया जाना चाहिए इंडियन फिल्म मेकर्स को कि द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ अ बैड मॉडल, जो एवरेज अमेरिकन फिल्म है, जो ऐसी अमेरिकन फिल्म जो खास नहीं चलती है, अच्छी नहीं बनाई गई है, वो एक बैड मॉडल है, वो एक बुरा आदर्श है, वो अच्छी फिल्म का आदर्श नहीं है, आइडियल नहीं है। इफ़ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ, अगर सिर्फ इसलिए कि ये वे ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, उसको ये डिपिक्ट करती है, उसको ये दर्शाती है, विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, और ये जो है वो हॉलीवुड प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड है, एक हॉलमार्क है, जिसमें वो लोग ज़िंदगी जीने के तरीके को दिखाते हैं। सो अटरली एट वेरियंस विद आवर ओन, सो अटरली, और ये लोग बहुत ही अटरली दिखाते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से दिखाते हैं। सो अटरली एट वेरियंस, मतलब पूरी तरीके से वेरियंस है हमारी ज़िंदगी में और अमेरिकन फिल्म की ज़िंदगी में, बहुत अंतर है। हम लोग उस प्रकार से नहीं जीते जिस प्रकार से अमेरिका के लोग जीते हैं। तो वे लोग, अमेरिका के फिल्मों में जो वे ऑफ लाइफ दिखाया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है, वो पूरी तरीके से सो अटरली एट वेरियंस, मतलब पूरी तरीके से विरोधाभासी है, उलट है विद आवर ओन, हमारी ज़िंदगी के। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त क्या होता है अमेरिका की फिल्मों में और हमारी फिल्मों में? द हाई टेक्निकल पॉलिश, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पॉलिश कर दिया जाता है, मतलब एकदम उसमें VFX और अलग अलग उसमें इफ़ेक्ट लगा दिया जाता है फिल्म में। विच इज़ द हॉल मार्क, जो पहचान बन चुकी है ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, हॉलीवुड फिल्मों की ये पहचान है, ये स्टैंडर्ड है उसमें टेक्निकल पॉलिश लगाने का। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशंस, लेकिन वो जो टेक्निकल पॉलिश जो है इंडियन फिल्म में लगाना, वो अभी के कंडीशन, जो एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन है, जो अभी के, मतलब जब ये लेखक थे उसके उस वक्त जो इंडिया का कंडीशन था, इंडियन फिल्म का कंडीशन था, उस कंडीशन में इस चीज़ को अचीव करना ये लगभग ही इम्पॉसिबल था, असंभव था। लेकिन अभी असंभव नहीं है। एक इंटरव्यू में वो गोलमाल के जो डायरेक्टर हैं, वो शेट्टी हैं, रोहित शेट्टी, वो कह रहे थे कि हमारे पास वो सारे उपकरण हैं, हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जो हम हॉलीवुड के जैसी फिल्में बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है, पैसे लगाने के, तो पैसे का कमी है कोई इंडिया में? कोई कमी नहीं है, करोड़ों करोड़ से हजार करोड़ इनकी फिल्में कमाती हैं,
यहाँ के प्रोड्यूसर्स और राइटर्स की फिल्में, लेकिन इन लोगों का इंटेंट ही नहीं है। अब सिर्फ पैसे कमाने वाली फिल्में बनाई जाएंगी जिससे लोग थिएटर में भर भर के आएँ। फिल्मों की स्टोरी पर या फिर उस क्वालिटी पर डिपेंड नहीं होता, क्वालिटी नहीं बनाई जाती। आप बहुत ही अच्छा एक वेब सीरीज़ देखिएगा, पंचायत वेब सीरीज़ आप लोगों ने देखा होगा, वो सचिव जी और प्रधान जी वाला। कितने अच्छे से गांव के परिवेश में वो वेब सीरीज़ बनाई गई है। कोई बहुत ज़्यादा वो टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके बावजूद देखिए कितना वो पॉपुलर हुआ वो पंचायत वेब सीरीज़। तो वो टूल्स की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे, इंडियन सिनेमा को जो आज ज़रूरत है वो किस चीज़ की ज़रूरत है? इज़ नॉट मोर ग्लॉस, उसे बहुत ज़्यादा ग्लॉस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चमक दमक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट VFX लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट मोर इमेजिनेशन, बल्कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है, कल्पना शक्ति की ज़रूरत है। और वो पंचायत वेब सीरीज इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मोर इंटीग्रिटी, बहुत ज़्यादा ईमानदारी की ज़रूरत है। एंड अ मोर इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम, और जो हमारे पास जो मीडियम है, जो साधन है, उसका जो लिमिटेशंस है, जो लिमिट में साधन है, बहुत ही कम साधन है हमारे पास, उसकी अप्रिशिएशन की एक इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन की ज़रूरत है। मतलब उसके समझदारी के साथ उसका मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो टूल्स हैं उससे हम किस प्रकार हम बेहतर से बेहतर फिल्में बना सकते हैं, उसकी ज़रूरत है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी डू पोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, हमारे पास भी है, वी डू पोसेस, हमारे पास भी है, क्या है? जो प्राइमरी टूल्स होते हैं, जो मुख्य उपकरण होते हैं फिल्म मेकिंग के लिए, वो हमारे पास हैं, तो हम बना सकते हैं। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नोट विद स्टैंडिंग, और टेक्नीशियंस का जो कंप्लेंट है, जो टेक्नीशियंस होते हैं जो उन यंत्रों को चलाते हैं, उनके कंप्लेंट के बावजूद मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट, जो मैकेनिकल डिवाइसेज हैं जैसे क्रेन से जो शॉट लिया जाता है, एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल, क्रेन वाला शॉट और प्रोसेस शॉट जो है वो यूजफुल होते हैं। बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसेबल, लेकिन ये कभी भी इंडिस्पेंसेबल नहीं हो सकते, अनिवार्य नहीं हो सकते कि क्रेन शॉट लगाएंगे, उसके बाद प्रोसेस शॉट लगाएंगे, उस प्रकार से शूट करेंगे तो बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। वो ज़रूरत अनिवार्य, इंडिस्पेंसेबल वो चीज़ नहीं है। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स, हमारी सिनेमा को क्या ज़रूरत है? अबव एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ से हटकर, इज़ ए स्टाइल, उसको एक स्टाइल की ज़रूरत है। एन ईडियम, एक ईडियम की, एक शैली की ज़रूरत है। एक अलग स्टाइल और एक अलग शैली में हमारे इंडिया के फिल्म मेकर्स को फिल्म बनानी होगी, जो स्टाइल, जो शैली किसी दुनिया के किसी देश में ना हो। हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें अमेरिका या फिर दूसरे देशों की फिल्मों की कॉपी नहीं बनानी चाहिए। आप जो भी हिट फिल्में देखते होंगे अभी के ज़माने में, पिछले 10 साल 20 सालों में, पिछले 20 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 99.99% फिल्में जो है वो कॉपीड फिल्में हैं, दूसरे जगहों से उठाई गई फिल्में हैं। ठीक है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक अलग स्टाइल, एक अलग ईडियम, एक अलग शैली की ज़रूरत है। अ सॉर्ट ऑफ इकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, और सिनेमा के एक अलग इकोनोग्राफी की ज़रूरत है, एक अलग चित्रण की ज़रूरत है जो किसी हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हो, हमारे देश से जुड़ा हो, हमारे देश के लोगों के रहन सहन से जुड़ा हो, यहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हो, उस प्रकार की फिल्में बनानी चाहिए। उसमें आप VFX ऐड कीजिए, उसमें आप क्रेन शॉट लीजिए, उसमें आप प्रोसेस शॉट लीजिए, लेकिन ज़रूरत इसी चीज़ की है। विच वुड बी यूनिकली, ये जो है वो यूनिक होगा, ये बेजोड़ होगा, एंड रिकॉग्निजेबली इंडियन, और ये अपने इंडिया को पहचान दिलाएगा विश्व स्तर पर। ठीक है, और ये बेजोड़ होगा, कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता। दूसरे देश कैसे कॉपी कर पाएंगे? हम इंडियंस हैं, इंडिया के लोगों को ध्यान में रख के अगर फिल्में बनाएंगे, यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का लाइवलीहुड को ध्यान में रख के अगर हम फिल्में बनाएंगे तो कौन सा देश हमारा कॉपी कर सकता है? तो वो जो फिल्म है वो यूनिक होगा और रिकॉग्नाइजेबली इंडियन होगा। उस फिल्म की पहचान होगी कि ये इंडिया की फिल्म है, तब हमारी फिल्मों को दूसरे देशों में देखा जाएगा।
अगर हम कॉपी करके ही बनाएंगे तो उनको पता है कि ये कॉपीड फिल्म है, तो क्यों देखेंगे हमारी फिल्में। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स, हमारी फिल्मों की जो मेजोरिटी है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो हमारी फिल्में हैं, आर रेप्लीट, रेप्लीट मतलब भरी हुई हैं, किन चीज़ों से, विद सच विजुअल डिसोनेंसेस, मतलब ऐसे विजुअल्स से भरी हुई हैं जो डिसोनेंस हैं, जो मेल न खाती हैं हमारे देश से। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसीज, लेकिन जो बट द ट्रूली इंडियन फिल्म, लेकिन जो सच्चे अर्थ में भारतीय फिल्म है, जो इंडियन फिल्म है, शुड स्टीयर क्लियर, वो पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करना चाहिए, उन फिल्मों को स्टीयर करना चाहिए एकदम साफ रूप से, किन चीज़ों का, ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसीज, ये जो असंगतियां हैं हमारी फिल्मों में, जो हमारे ऐसे ऐसे सीन होते हैं, ऐसे ऐसे विजुअल होते हैं जो मेल नहीं खाती हैं, इन सब असंगतियों को, इन सब इनकन्सिस्टेंसीज को दूर करना चाहिए। एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल, और इसके मटेरियल की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसके कंटेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, कि भारतीय जो जीवन है, इंडियन लाइफ है, उसका जो बेसिक एस्पेक्ट है, जो मौलिक उसकी जो आकांक्षा है भारतीय जीवन की, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वेयर हैबिट एंड स्पीच, और यहाँ के लोगों की हैबिट को ध्यान में रख के फिल्म बनाए, यहाँ के लोगों की भाषा को ध्यान में रख के फिल्म बनाए। ड्रेस एंड मैनर्स, और यहाँ के लोगों की ड्रेस, जो यहाँ के लोगों का ड्रेस होता है वो, और जो मैनर्स होते हैं, यहाँ के लोगों का जो शिष्टाचार है, उसको ध्यान में रख के फिल्म बनाए। अब ऐसे ऐसे ड्रेस पहने जाते हैं इंडियन फिल्म्स में जो यहाँ पर कभी नहीं पहना जाता। इंडियन फिल्म्स में ऐसे ऐसा ड्रेस हीरोइन से पहनेगी जो यहाँ की लड़कियाँ नहीं पहनती, तो कैसे मेल खाएगा। वहाँ का हीरो ऐसा ऐसा ड्रेस पहनेगा, ऐसा ऐसा वो काम करेगा, ऐसा ऐसा लैंग्वेज बोलेगा जो यहाँ के लोग नहीं बोलते, तो फिर कैसे मेल खाएगा। वो लोग दूसरे देश की कॉपी करके फिल्म बनाते हैं, तो फिर वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, जो बैकग्राउंड है हमारी फिल्मों का, जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड में जो दिखता है, और जो फोरग्राउंड है, जो अग्रभूमि है, जो फिल्म आगे बनाते हुए देखना और पीछे बनाते हुए देखना। ब्लेंड इनटू अ हारमोनियस होल, ये एक समरसता में डुबोया होना चाहिए, समरसता जिसमें सारे रस इंडिया का, इंडियन लाइफ, इंडियन हैबिट, स्पीच, ड्रेस, मैनर्स, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, ये इन सारे रसों से डूबा हुआ फिल्म होना चाहिए। जैसे पंचायत वेब सीरीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को नहीं देखा है देखिएगा। इट इज़ ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स। इट इज़ ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए स्टाइल एंड कंटेंट। फिल्म बनाने का जो स्टाइल है और जो फिल्म का जो कंटेंट होता है, ठीक है, जो उसका विषय सब्जेक्ट होता है, उसका जो ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन है, उसको अत्यधिक सरल करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा, अपने देश के हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, अपने फिल्मों के स्टाइल और कंटेंट को। दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स, जो इंडियन सिनेमा के रिसाइड के लिए, इंडियन सिनेमा के वजूद के लिए, वजूद की आशा के लिए, होप के लिए ये जरूरी है। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, इट वुड अपीयर दैट, ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रकट होगा कि नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, लगभग सारे के सारे जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रचलित अभ्यास हैं, जो फिल्मों में होता है हमेशा से, हर फिल्मों में जो किया जाता है, जो दिखाया जाता है, गो अगेंस्ट सच अ सिंप्लीफिकेशन, वो इस सरलीकरण, साधारणपन के खिलाफ जाता है। हमारे देश के लोगों का जीवन बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है, उसके खिलाफ हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है। और उन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है, जो चीज़ें बार बार दिखाई जाएंगी फिल्मों में, जो बार बार दिखाई जाती हैं, वे लोग तो पैसा कमाने के लिए दिखाते हैं ताकि लोग देखने के लिए आए, लेकिन उस सब चीज़ का बुरा परिणाम समाज पर पड़ता है। जैसे लड़कियों का छोटा छोटा ड्रेस पहनना, लड़कों का सिगरेट पीना, नशा करना, ये सब फिल्मों में आम बात है, हर फिल्म में दिखाई जाती है। कैसे सिगरेट पीना स्टाइल है, दारू पीना स्टाइल है, तो फिर वो लोग, लड़के समझते हैं कि अच्छा सिगरेट पीना स्टाइल है, दारू पीना स्टाइल है, तो वो लोग भी पीने लगेंगे। तो ये जो बुराइयां फैली हैं हमारे देश में,
गाली गलौज, झगड़ा, मार पीट, ये सब हमारे देश के संस्कार नहीं रहे हैं, कभी से नहीं रहे हैं। इन फिल्मों ने हमारे देश में ये बुराइयां डाल दी हैं। स्टार्टिंग, उसके बाद ये बोलते हैं सत्यजीत रे कि स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, बिना किसी एडिक्वेट प्लानिंग के, बिना किसी पर्याप्त योजना के फिल्म को बनाना स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, और कभी कभी तो शूटिंग स्क्रिप्ट भी नहीं रहता कि किस स्क्रिप्ट पर, किस पटकथा जो कहानी होती है जिस पर फिल्म बनाई जाती है उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। उसके लिए हमारे पास कोई शूटिंग स्क्रिप्ट नहीं कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ शूट करना है, वहाँ शूट करना है, वहाँ शूट करना है, बस बिना कुछ सोचे समझे स्टार्ट कर दिया, चलो जो मन में आएगा वो डाल देंगे, 2-4 एकदम हॉट सॉन्ग्स डाल देंगे, वो लोग आ ही जाएंगे देखने के लिए। पेंचेंट फॉर कॉन्वोल्यूशंस ऑफ प्लॉट, पेंचेंट फॉर कॉन्वोल्यूशंस, कॉन्वोल्यूशंस का मतलब होता है जटिलताएं, उलझा दिया जाता है। उसका पेंचेंट मतलब झुकाव, जटिलताओं के प्रति झुकाव है इन फिल्मों का। ये फिल्में जो हैं बिना किसी सोच समझ के अगर बनाई जाएंगी तो उसमें तो जटिलताएं रहेंगी ही। किस चीज़ की जटिलताएं? प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट। वहाँ पर जो प्लॉट होता है, जो कथा का जो प्लॉट होता है जिस पर कहानी लिखी जाती है, कि कहानी बनाई जाती है, उसको प्लॉट कहते हैं। जो काउंटर प्लॉट होता है, रेदर देन द स्ट्रॉन्ग सिंपल अनडायरेक्शनल नैरेटिव, जो स्ट्रॉन्ग सिंपल, जो साधारण अनडायरेक्शनल नैरेटिव है। अनडायरेक्शनल नैरेटिव का मतलब एक ही दिशा में चलने वाली कहानी, उसके विपरीत ये कहानियाँ बन जाती हैं। कौन सी फिल्म चलेगी? जो कहानी सिंपल होगी, जो कहानी साधारण होगी और एक ही दिशा में चलेगी, और बिना सोचे समझे बनाएंगे तो कहानी अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी और उसका किसी भी दिशा का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशंस, और जो प्रैक्टिस है, जो आदत है, किस चीज़ का आदत? सैंडविचिंग मतलब एकदम मिक्स कर देना, एकदम घुला मिला देना। किस चीज़ को? म्यूजिकल नंबर्स, म्यूजिक, संगीत, गीत को मिला देना इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशंस। लिरिकल सिचुएशंस नहीं भी है, गाने का वहाँ पर ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी गाना घुसा दिया जाता है। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री विच इज़ ऑल लैंडस्केप and at a time when all other countries are turning to the documentary for inspiration, all these stand in the way of the evolution of a distinctive style. Distinctive style का मतलब होता है विशिष्ट शैली। देखिए यहाँ से, द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री, किसी भी देश में इंडोर शूटिंग जो होता है, मतलब एक देश के अंदर में जो शूटिंग होता है, उसी देश के अलग अलग जगहों पर जाकर जो शूटिंग होती है, विच इज़ ऑल लैंडस्केप, जिसके पास सारे लैंडस्केप हैं। मैंने शुरू में ही बताया, नदियाँ, तालाब, अगर कोई भी ऐसी लैंडस्केप नहीं है जो नहीं है यहाँ पर। जो भी खोजेंगे, जैसा लैंडस्केप खोजेंगे सब कुछ मिल जाएगा, मरुस्थल से लेकर के पहाड़ तक, जंगल तक। एंड एट अ टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज, और इस वक्त सारे के सारे जो देश हैं, आर टर्निंग, वो लौट रही हैं, किस तरफ घूम रही हैं? टू द डॉक्यूमेंट्री, वो डॉक्यूमेंट्री की तरफ घूम रही हैं। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है सच्चाई पर जो फिल्में आधारित होती हैं, सच्चे जीवन पर, या फिर किसी सच्ची घटना पर, या फिर किसी सच्चे व्यक्ति के जीवन पर जो फिल्म बनाई जाती है, उसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। तो सारी के सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में बना रही हैं। किस वजह से? इंस्पिरेशन के लिए, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों को लोग इंस्पायर हों। ठीक है, ऑल दीज स्टैंड इन द वे, और ये सभी जो हैं वो उस रास्ते में खड़े हैं, ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, एक विशिष्ट शैली के इवोल्यूशन में, विशिष्ट शैली के विकास के रास्ते में ये लोग खड़े हैं, एक विशिष्ट प्रकार की फिल्म बनाने के रास्ते में। देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेस, बहुत ही दुर्लभ झलक मिलता है, मतलब कभी कभार झलक मिलता है, ऑफ एन एनलाइटेंड अप्रोच, एक एनलाइटेंड अप्रोच का, एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का, बुद्धि से भरा हुआ दृष्टिकोण, बुद्धि से भरा हुआ नजरिया, एनलाइटेंड अप्रोच का एक रेयर ग्लिम्प्स मिलता है, एक बहुत ही दुर्लभ झलक मिलता है, इन अ हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स, बहुत ही मुट्ठी भर कुछ हाल ही के फिल्मों में।
और वो फिल्में कौन कौन सी हैं? इप्टाज धरती के लाल, इप्टा प्रोडक्शन के द्वारा जो बनाई गई फिल्म है धरती के लाल, उसमें एक इनलाइटेंड अप्रोच मिलता है। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत सोच समझ करके फिल्म बनाई है। कौन सी फिल्म? धरती के लाल। इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम। ये जो फिल्म है वो इज़ एन इंस्टेंस, ये एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम। ये एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सिंपल थीम, साधारण सा जो विषय है, साधारण फिल्मों जो सरलीकरण है फिल्मों का, उसका ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पुट ओवर विद ए स्टाइल, जिसमें एक अलग स्टाइल डाल दिया गया है। ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, इसमें ऑनेस्टी से और टेक्निकल कॉम्पिटेंस के साथ जो तकनीकी दक्षता है उसका भी उपयोग किया गया है और पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने फिल्म बनाई है। शंकर्स कल्पना, और शंकर की जो फिल्म है कल्पना, एन इमिटेबल, ये जो फिल्म है वो एक इमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है। ये एक इमिटेबल का मतलब होता है जिसकी नकल न की जा सके। इस फिल्म की कोई नकल नहीं कर सकता। एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, और ये बहुत ही उच्च रूप से किसी व्यक्तिगत रूप से ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रयोग किया गया है। शोज, ये दिखाता है अ ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट, ये फिल्मिक मूवमेंट का ग्रास्प दिखाता है, मतलब फिल्म किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिल्म का जो मूवमेंट है, फिल्म किस प्रकार से मूव करे, आगे बढ़े, उसी का ग्रास्प है, उसी की समझ को दिखाता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, और इसमें हमारी परंपरा के लिए रिस्पेक्ट भी दिखता है, आदर भी दिखता है। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। सिनेमा का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे गन्ने से चीनी बनाया जाता है, तो चीनी का रॉ मटेरियल गन्ना हुआ। तो फिल्म का जो रॉ मटेरियल है, जिसको देख करके, जिसका उपयोग करके फिल्म बनाई जाती है, वो क्या है? वो लाइफ खुद है, जिंदगी है। किसी भी एक इंसान के लाइफ को, दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमारे इंडिया की आबादी जो है वो 150 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पर रहने वाले 150 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि 150 करोड़ फिल्म सिर्फ उन लोगों को देख करके बनाया जा सकता है। लोगों के जीवन, हर व्यक्ति का जीवन एक अलग रोमांच से भरा होता है। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो सोचेंगे कि आपको लगेगा कह रहे मेरी ज़िंदगी में तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मेरी ज़िंदगी पर तो एक फिल्म बन सकता है। लेकिन कौन बनाए? किसी को उतना टाइम नहीं है फिल्म मेकर्स को। वे लोग एकदम मास के लिए फिल्म बनाएंगे, एकदम गंदे गंदे गाने डाल देंगे, अजीबोगरीब डायलॉग्स डाल देंगे, एकदम विदेश के जगहों का सीन दिखा देंगे, एकदम हाई फाई दिखा देगा, बस आप लोग जाइए देखने के लिए। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ ये हैं उनको नहीं दिखाएंगे। वो दिखता है कल्पना में, धरती के लाल में, इन सब फिल्मों में दिखा है। अब हाल के फिल्मों में नहीं दिख रहा है ये सारी चीज़ें। तो फिल्म का जो, सिनेमा का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो क्या है? लाइफ खुद है, जिंदगी खुद है। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट, ये इनक्रेडिबल बात है, अविश्वसनीय बात है, भरोसा लायक बात नहीं है कि अ कंट्री, एक ऐसा देश, विच हैज़ इंस्पायर्ड, जिसने इंस्पायर किया है लोगों को इंस्पायर किया है। लोगों को किस चीज़ के लिए इंस्पायर किया है? सो मच पेंटिंग्स, बहुत लोग इससे इंस्पायर होकर के, प्रेरित होकर के पेंटिंग्स बनाए हैं। बहुत सारे पेंटर्स ने बहुत सारा म्यूजिक बनाया है हमारे देश से इंस्पायर होकर के, पोएट्री बने हैं। शुड फेल, क्या ये जो हमारा देश है वो फेल हो गया? टू मूव द फिल्म मेकर्स को पिघलाने में, फिल्म मेकर्स को प्रेरित करने में, इंस्पायर करने में क्या हमारे देश फेल हो गया? जिस देश ने पेंटिंग्स, म्यूजिक और पोएट्री को इंस्पायर किया, ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आईज ओपन, उस फिल्म मेकर को केवल अपनी आंखें खोल करके रखनी है, एंड हिज ईयर्स, और अपने कान खोल के रखने हैं। अपनी आंखें खुली रखो, कान खुली रखो, फिल्म तो यूं बन जाएगी, और ऐसी फिल्म बनेगी कि फिर लोग देखते रह जाएंगे। लेट हिम डू सो, उनको ऐसा करने दो उन लोगों को। और उसी फिल्मों का उदाहरण मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कुछ फिल्में बताई, कुछ 20 फिल्में देखिएगा तो लगेगा कि इसमें कुछ है, ओरिजिनल है, तभी वो फिल्में चली भी हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं फिल्म के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। बिहार बोर्ड क्लास 7 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश का बेस्ट एक्सप्लेनेशन
हर चैप्टर का आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास 10th का जो बाकी के चैप्टर्स का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देखें। और चैनल का रीच बहुत कम हो चुका है अभी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, अभी फिर कंटिन्यू है वीडियो। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ये फिर से उसी लय में आ जाएगा, पुराने लय में। तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।